हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है इंडियन एग्रीकल्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जिस हिसाब से पेपर में लिखना है मैंने उसी हिसाब से लिखा हुआ है। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन एग्रीकल्चर वॉज सब्सिस्टेंस बेस्ड एंड द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। तो बेसिकली जो इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो हमारा एग्रीकल्चर था वो सब्सिस्टेंस बेस्ड था और एक प्रिंसिपल सोर्स ऑफ लाइवलीहुड मतलब ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में लगे हुए थे। ठीक है, इट वाज गेटिंग कमर्शलाइज्ड बट इट कंटिन्यूड टू बी बैकवर्ड। ब्रिटिशर्स ने काफी फोर्स किया कमर्शलाइज करने का इसको, बट फिर भी कमर्शलाइज तो कर दिया मगर फिर भी बैकवर्ड ही रहा एग्रीकल्चर सेक्टर। मेन फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर वर एज फॉलोज। तो फर्स्ट पॉइंट, लेस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो थी वो काफी कम थी। प्रोडक्शन ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर सेक्टर वाज लेस देन इट्स डिमांड, मतलब जो इंडिया में डिमांड हो रही है चीजें एग्रीकल्चर की उससे ज्यादा बन रही हैं। इन 1947 ओनली 13 करोड़ हेक्टेयर ऑफ द लैंड वाज अंडर कल्टीवेशन। तो 1947 में 13 करोड़ हेक्टेयर लैंड ही जो था वो सिर्फ कल्टीवेटेड था, बाकी तो फ्री पड़ा था। It produced 527 lakh tons of food grains, of which 64 lakh tons were of wheat and 170 lakh tons of rice. तो ये डाटा लिखना बहुत जरूरी है। तो ये डाटा हमें दिखाता है कि जितनी डिमांड थी एग्रीकल्चर गुड्स की उतनी ज्यादा सप्लाई नहीं थी। जितना जो हमारे कंट्री का टोटल जो कल्टीवेबल लैंड या कल्टीवेटेड लैंड था वो काफी ज्यादा कम था। ठीक है, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इस वजह से भी काफी कम थी। सेकेंड पॉइंट, बैकवर्ड एग्रीकल्चर। Because of the poverty of Indian peasants and lack of interest in the development of agriculture on the part of the zamindars and the government, backwardness of the Indian agriculture continued to persist. तो सिंपल वर्ड्स में, क्योंकि जो इंडियन पेजेंट्स थे वो एक तो उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था एग्रीकल्चर को डेवलप करने का। क्यों? क्योंकि अगर वो एग्रीकल्चर को डेवलप करते और ज्यादा पैसे कमाते एग्रीकल्चर से या ज्यादा प्रोडक्शन करते तो जमींदार और गवर्नमेंट तो उनका सारा पैसा ले जाती थी लैंड रेवेन्यू के नाम पे। ठीक है, और बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर तो लगातार चलती रही, क्योंकि अब आप खुद सोचो किसान इतना माल बनाएगा क्यों? वो कहेगा जितनी मेहनत मैं करूंगा वो सारी की सारी तो जमींदार जो है वो ले जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ लैंड रेवेन्यू या फिर सरकार ले जाएगी, तो मेरा मेहनत करने का क्या फायदा है? समझ की बात? तो वो इंटरेस्ट ही नहीं दिखाते थे। ड्यू टू लैक ऑफ गुड सीड्स, फर्टिलाइजर्स, implements, irrigation facilities and use of old methods of cultivation, productivity of agriculture sector continued to be low. तो एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्टिविटी लो इसलिए भी थी क्योंकि कोई अच्छे सीड्स नहीं थे, अच्छी नस्ल की बीज नहीं थे और फर्टिलाइजर्स की कमी, कोई मॉडर्न इंप्लीमेंट्स नहीं थे, कोई मशीनें नहीं थी। ठीक है, इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं थी और पुराने तरीके से काम करते थे। तो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी हाई कैसे होती है उस टाइम पे? फॉर इंस्टांस, पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी ऑफ राइस इन इंडिया वाज जस्ट 710 kg। तो जो राइस की जो उस टाइम पे प्रोडक्शन होती थी 710 kg पर हेक्टेयर, लाख टन होती थी, पर हेक्टेयर नहीं, इतने लाख टन होती थी 710। मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, ये जो प्रोडक्शन इन लाख टन है वो है ये, और जो पर हेक्टेयर जो माल बनता था वो 710 kg बनता था। ठीक है, 710 kg पर हेक्टेयर। दूसरी तरफ राइस की आजकल देखिए 2020 का डाटा देखें तो 169 kg की जो प्रोडक्टिविटी है वो आजकल हमने हासिल की है, तो कई गुना ज्यादा हो गई है, 5 टाइम्स तकरीबन बढ़ गई है। स्टेट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कैन बी अंडरस्टूड बाय कंप्राइजिंग इट विद द प्रेजेंट स्टेट। तो अब हम प्रेजेंट स्टेट मतलब प्रेजेंट सिचुएशन से इसको कंपेयर कर सकते हैं, तो हमें पता लगेगा कि भाई पुराने टाइम पे क्या होता था। जैसे क्रॉप है वीट एंड राइस। वीट 1947 में कितने 64 लाख टन बनती थी और राइस 170 लाख टन बनता था, जो कि अब 1000 से ऊपर चले गए। तो कितने गुना हो गए खुद सोच लो। तो उस टाइम पे हमारी क्या हालत थी वो खुद सोच लो। प्रोडक्टिविटी मतलब पर हेक्टेयर 1947 में जो वीट बनती थी वो 660 kg पर हेक्टेयर बनती थी और अब 3400 से ऊपर बन रही है, और वैसे ही राइस 700 के करीब बनती थी और अब 3500 बन रही। कितने गुना हो गई है, समझ की बात? द अबव टेबल शोज दैट इंडियन एग्रीकल्चर वाज वेरी बैकवर्ड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस या एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमारी एग्रीकल्चर काफी ज्यादा बैकवर्ड थी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है लेस यूटिलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनपुट्स। जो एग्रीकल्चर इनपुट्स हैं उनकी भी अच्छे तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं की जाती थी। लिटिल यूज वाज मेड ऑफ एग्रीकल्चर इनपुट्स लाइक सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, मॉडर्न मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन एटसेट्रा। तो इनका तो इस्तेमाल होता ही नहीं था, ना के बराबर। इट बैडली अफेक्टेड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। इसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को काफी
धक्का धक्का लगता था, ठीक है। जब हम अच्छे इनपुट से यूज नहीं करेंगे तो आउटपुट कहां से निकलेगी। फोर्थ पॉइंट आ जाता है कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर वॉज गेटिंग कमर्शलाइज्ड, एग्रीकल्चर को कमर्शलाइज किया जा रहा था। प्रोडक्शन फॉर सेल इन द मार्केट स्टार्टेड रिप्लेसिंग सबसिस्टेंस फार्मिंग। तो ये जो सबसिस्टेंस फार्मिंग है, ये मतलब खुद के लिए उगाना कम होता जा रहा था और जो मार्केट में बेचने के लिए उगाना है वो काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से फार्मर्स की हालत खस्ता होती जा रही थी। क्योंकि पहले तो फूड ग्रेन्स उगा के खा भी लेते थे, अब तो फूड ग्रेन्स भी नहीं उगा रहे और जो माल उगा रहे हैं वो भी जमींदार ले जा रहा है और ब्रिटिशर्स सस्ते में ले जा रहे हैं, तो काम कैसे चलेगा। फिफ्थ पॉइंट आ जाता है लैंड रेवेन्यू सिस्टम। इसकी वजह से भी बहुत ज्यादा बेड़ा गर्क हो गया इंडियन एग्रीकल्चर का। थ्री प्रिंसिपल लैंड टेन्योर सिस्टम्स, जिसको हम कहते हैं जमींदारी सिस्टम, मैलवाड़ी सिस्टम एंड रॉयतवाड़ी सिस्टम, जिन्होंने बैंड बजा दी फार्मर्स की। बिकॉज ऑफ दीज सिस्टम्स अ लॉन्ग चेन ऑफ मिडलमैन एग्जिस्टेड बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द एक्चुअल कल्टिवेटर। कल्टिवेटर जो काम करता था उससे कई गुना ज्यादा ये ले लेते थे और इनसे ब्रिटिशर्स ले लेते थे। समझ की बात। तो जो कल्टीवेटर्स हैं वो अगर 70-80% ऑफ द प्रोडक्शन लैंड रेवेन्यू की फॉर्म में देते रहेंगे तो उनके पास क्या बचेगा। दीज मिडलमैन एक्सट्रैक्टेड exorbitant rent from the cultivators. This exploitation adversely affected the agriculture productivity. तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इसलिए भी तो हिंडर करती है। लोग कहते हैं फालतू उगाएं, मेहनत करें, क्या फायदा, सारा का सारा तो जमींदार ही ले जाता है। और अगर किसी साल फसल नहीं हुई तो उसने तो उतना लेना ही लेना है, तो वो कर्जा चढ़ जाएगा और एक बार कर्जा चढ़ गया वो पूरी उम्र नहीं उतरेगा। समझ के बात। नेक्स्ट आ जाता है रूरल इनडेटनेस, कर्जे। सेवरल फैक्टर्स कंस्पायर्ड टू कीप द फार्मर्स स्टीप्ड इन द हैवी इनडेटनेस। तो कई फैक्टर्स थे जिनकी वजह से जो फार्मर्स हैं उनको कर्जे लेने पड़े। दीज वर एक्सेसिव बर्डन ऑफ लैंड रेंट। लैंड रेंट इतना ज्यादा था, अगर बारिश हो जाए या बारिश ना हो, फसल खराब हो जाए तो लैंड रेंट तो देना ही है, इस फॉर्म में भी कर्जा चढ़ जाता था। फॉल इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी उतनी ज्यादा ना होना जितनी चाहिए। अगर एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी कम होगी तो माल कम बनेगा और रेंट अगर ज्यादा देना है तो उसके लिए भी कर्जा चढ़ गया फिर से। अनइकोनॉमिक साइज ऑफ होल्डिंग्स। जो होल्डिंग्स हैं वही काफी कम होना। अगर छोटी साइज ऑफ लैंड आपके पास है और उससे जो कमाई हो रही है वो उतनी है ही नहीं जितना जमींदार ने रेंट फिक्स कर दिया, तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी, उससे भी कर्जे चढ़ जाते थे। दिस लेड टू ट्रांसफर ऑफ लैंड फ्रॉम द पेजेंट्स टू द मनी लेंडर्स। इससे क्या हुआ, जमीनें हथियाली, जो कल्टिवेटर्स की, जो पेजेंट्स की जमीनें थी वो सारी की सारी जमींदारों की झोली में आ गई। ठीक है। कंसिक्वेंटली द नंबर ऑफ लैंडलेस कल्टिवेटर्स इंक्रीज्ड टू अलार्मिंग प्रोपोर्शंस। तो जो मैं उल्टा बोल गया शायद। कंसिक्वेंटली द नंबर ऑफ लैंडलेस कल्टिवेटर्स, जो लैंडलेस कल्टिवेटर्स थे वो काफी ज्यादा जो है इंक्रीज हो गए और जिनके पास खुद की जमीन है वो कम होते गए और सारा का सारा पैसा किसकी जेब में चला गया और जमीनें किसकी जेब में चलेगी, जमींदारों की जेब में। ठीक है। तो जब भी लैंड रिफॉर्म्स आए तो सबसे पहले तो जमींदारी सिस्टम का खात्मा किया सरकार ने। मोर प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन लैंड। लैंड के ऊपर जो प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन था वो भी काफी बढ़ता जा रहा था। ठीक है। प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन लैंड हैड इंक्रीज्ड manifold due to decay of cottage industries and lack of alternative avenues of employment. तो जो cottage industries थी, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी वो तो लगातार बंद होती जा रही थी। उसकी वजह से जो लोग वहां से अनएम्प्लॉयड हो रहे थे वो भी एग्रीकल्चर में आई जा रहे थे क्योंकि और कोई सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट तो था नहीं। इट गेव rise to the problem of subdivision and fragmentation of holdings. तो बेसिकली ये मान लो एक जमीन का पीस है, दो बच्चे हुए, एक बच्चा शहर चला गया, सिटी में चला गया जॉब करने, और एक बच्चा घर रहा, जो घर पे रहा, विलेज में रहा, उसकी तो ये पूरी जमीन। मगर जब सिटी में गया तो वहां सिटी में तो काम तमाम हो गया, कोई जॉब बची नहीं, वो फिर से आया विलेज में और उसने अपनी जमीन डिवाइड कर ली। जब डिवाइड कर ली, अब ऐसे इसके आगे चार बच्चे हुए तो ऐसे ऐसे डिवाइड होती रही जमीन, तो ऐसे ऐसे डिवाइड ही होती रहेगी तो कितनी जमीन रह जाएगी। समझ गई ना बात। तो जमीनों की जो थी वो सब डिविजन हो गई और फ्रेगमेंटेशन हो गई, जिसकी वजह से जो क्वांटिटी ऑफ लैंड है वो कम कम आना शुरू हो गया। The inevitable result was that the size of holdings become small and uneconomic. Agriculture productivity therefore remained very low. ठीक है। तो ये कह सकते हो कि ये जो अनइकोनॉमिक एंड स्मॉल होल्डिंग्स रहेगी, इसमें क्या काम करें और कितना लैंड रेवेन्यू दें, वो भी चक्कर पड़ गया। तो अब कंक्लूड करते हैं इस क्वेश्चन को। इन शॉर्ट, इंडियन एग्रीकल्चर ऑन द eve of independence was main source of livelihood. तो कंक्लूजन में ये लिखा है कि जो इंडियन एग्रीकल्चर है ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वो ज्यादातर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड की तरह काम किया, बट इट्स प्रोडक्टिविटी वाज सो लो एंड बैकवर्डनेस वाज सो हाई दैट इंडिया वाज रिड्यूस्ड टू एन एक्सट्रीमली पुअर कंट्री। तो एक तो एग्रीकल्चर जो था वो काफी सबसिस्टेंस लेवल पे था हमारा, ऊपर से एग्रीकल्चर के ऊपर काफी लोग डिपेंड करते थे, ऊपर से एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी भी लो थी। तो इस वजह से जो हमारी जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, बीइंग एग्रीकल्चर इकोनॉमी, ऊपर से लो प्रोडक्टिविटी और लो प्रोडक्शन की वजह से हमारी इकोनॉमी एक्सट्रीमली पुअर रह गई।
ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि डिस्कस द फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस या डिस्कस द इंडियन एग्रीकल्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, उसमें आपने इस तरीके से आपने उसको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चैप्टर का नाम था इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक मैं कराऊंगा इंडियन इंडस्ट्रीज ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।